हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में प्राचीन इतिहास की क्लास नंबर 7 डिस्कस होगी और क्लास नंबर 7 में फ्रेंड्स होगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पहला ही क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में आया हुआ है। भारतीय साम्राज्य का स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन है, पहले साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? वो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सबसे पुराना राजवंश मौर्य साम्राज्य है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 321 से 184 ईसा पूर्व तक है। जिसके क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो है विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, विशाखादत्त कृत्रिम मुद्राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को वैसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा जिसको सेंडोकोटस भी कहा गया है, वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा, और जबकि जस्टिन ने सेंडोकोटस और सिकंदर को महान भेंट का उल्लेख किया है। सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 था, निम्नलिखित में से किसने सेंडोकोटस और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैबो। कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9 आता, चाणक्य के बचपन का नाम किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर इसमें देख ले, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल के रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों का अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति विख्यात करता है। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत, राजा, आत्महत्या, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, अर्थव्यवस्था की सर्वप्रथम की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन सिद्धांतों की पुस्तक। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र। ठीक है फ्रेंड्स, सह्याद्र मित्र सप्तांग सिद्धांत के राज्य का 7वां अंग श्रद्ध मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति, युद्धकाल दोनों की सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम से सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसे राजा मित्र लोभी की कमी तथा कायर होती है और उसका विनाश असंभव भी होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? और डाला जाता है बी, राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक शास्त्र एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, तुलना मैकियावेली प्रिंस की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? वो थे चंद्रगुप्त बिंदुसार के टाइम पीरियड पे। सॉरी, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकोटस ने डीमेकस नामक एक अपना राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका उल्लेख जो मिलता है बौद्ध घोष एवं सामंत पाशादिका में मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अवंती की महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष के सामंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्य दान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा था और बुद्ध काल में अवंती महाजनपद के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद मालवा के क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष थी। ठीक है फ्रेंड, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्तों का मुख्यतः महल काय का बना था? लकड़ी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार की खुदाई की गई और मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पनूर महोदय है। इसका बुलंदी बाग
कि नगर परकोट के अवशेष कुम्हार के राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र बुलंदीबाग का प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन विजय प्राप्त की थी? वो की थी फ्रेंड्स चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक ने जैन, तमिलों, शकों की जानकारी प्राप्त की थी। दक्षिण भाग में अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग की विजय की थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसके विजेताओं के रूप में स्मरण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो था रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है। 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख अनंत सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण किया गया, जिसे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सम्मिलित था। रुद्रमन जूनागढ़ शिलालेख जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध का अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो फ्रेंड्स वो किया था 305 ईस्वी में। ये वाला मैप पे दिखाया गया है इतना एरिया फ्रेंड्स। ये किसके टाइम काल का? तो ये अशोक के शासनकाल का अंतिम समय था। अशोक साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों में अशोक साम्राज्य का सही जानकारी प्राप्त होती है। असम में सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता एवं उदारता एवं करुणा त्रिधि के आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की थी? वो था अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन से सब कर सके। अशोक धम्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम है जिनका संप्रदाय विशेष कोई संबंध नहीं था, जो मानवता कल्याण के लिए घोषित किए गए थे और सहिष्णु, उदारता, करुणता में त्रिविध आयाम थे। क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो था श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में स्पष्ट होता है कि भारत अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, स्वायत्त, केरल, ताम्रपाणी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों में प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसी दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है द्वितीय मुख्य अभिलेख से, क्योंकि अशोक अभिलेख ने 3 वर्गों में विभाजित किया था। प्रथम शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतयुग, केलकुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों को मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण कराया था, वो अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकपारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। वह न केवल मानव वरण बल्कि संपूर्ण जगत के प्रति उत्तरदायी का दृष्टिकोण रखता है। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल का निर्माण कराया। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। वो था देवनामाप्रिय की उपाधि। अशोक 272 के लगभग राज सिंहासन पर बैठा। उसने 269 में राज्याभिषेक कराया। सर्वत्र उसने देवनामाप्रिय यानी देवना प्रियदर्शी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आता, किस स्रोत में अशोक राज्य का तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? वो है ऑप्शन नंबर 1 तो 3 होगा महावंश और दीपवंश।
दीपवंश में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है। सिंहवैली अनुश्रुति दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इस अध्यक्षता में मेगालिथिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? वो की गई थी पाटलिपुत्र राजगृह में। निम्नलिखित में से बौद्ध शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था? अशोक और दशरथ। 2 और 4, इसका ऑप्शन नंबर डी सही निकल के आता। रज्जुक कौन कहलाते थे? मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है और अपने स्तंभ लेख अशोक रज्जुकों को पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धैर्य आदो को बच्चों को अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारियों जैसी होती थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों के क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त होते थे। सारथी किसे कहा जाता है? सारथी व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सारथी की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थकृत्य अर्थशास्त्र में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? वो था अग्रहारिक। अशोक के अभिलेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेखों में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। नंबर 1 पे आता युक्त, ये जिले अधिकारी होते थे, जिले के अधिकारी होते थे। फिर आता रज्जुक, ये केवल राजस्व विभाग में कार्य करते थे। फिर आता नंबर 3 पे आता प्रादेशिक, यह मंडल के ग्राम अधिकारी होते थे, जो वर्तमान में संगीत युक्त की तरह होता था और न्याय का भी इन्हें कार्य करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 39, सारनाथ का निर्माण किया था? सारनाथ का निर्माण किया था फ्रेंड्स अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, जो कि शीर्ष आकृति की बनी थी और इस आकृति में भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है। क्वेश्चन नंबर 40 में निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ फ्रेंड सांची को मानते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। स्तूप का आरंभ 3री शताब्दी के पूर्व, जबकि भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सताना जिले में स्थित है और सांची के भरहुत स्तूपों में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कोलिन मैकोंजी ने सन 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था फ्रेंड्स? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची के नाम से जाना जाता है। इसका क्या नाम था? काकड़ाम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित था। यह पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया था। इस कारण इसे महावंश के चैत्य के दूसरा नाम गिरि भी कहा जाता था। 4वीं शताब्दी में इसका नामकरण काकनाड महाविहार में किया गया था। अब इसको सुमेलित करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। एक तरफ स्मारक दिए गए हैं और एक तरफ स्थान दिया गया है। तो जैसे कौशाम्बी में कौन सा है फ्रेंड्स? कौशाम्बी में जो है, कौशाम्बी में दिया गया है वो सीताराम मठ है। उसी नगर में जो राणा भरव स्तूप है, उस श्रावस्ती में साहित माहित है। सारनाथ कहाँ पे? वो है धमेक स्तूप। इस फिर ऑप्शन निकल के आता है इस प्रकार सी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 45, तीर्थ यात्रा के समय अशोक सम्राट निम्नलिखित में से किस स्थान पर उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो फ्रेंड्स उन्होंने किया था, इन कौन कौन से मार्ग थे? इन्होंने पहले किया था इनका लुम्बिनी, ऐसे करके किया था। मैं इसमें बता देता हूँ आपको। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट विहार यात्राएं रोक दी थी। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की गई। महात्मा बुद्ध के चरणों एवं चिन्हों से पवित्र स्थानों पर राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 20 वर्ष के बाद रूमंदेई
जाता था। उनकी पूजा को इतिहासकार में विश्व आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडिया लीजेंड ऑफ द साहित्यकार साक्षात्कारों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता उन्होंने पहले लुम्बिनी की यात्रा की, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। ठीक है फ्रेंड, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त किया जाता है तो उनके में प्राकृत प्रयुक्त किया गया था। अशोक इतिहास में मुख्यतः किस अभिलेखों से ज्ञात होता है? होता है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख आदि। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा अशोककालीन स्तंभलेख खरोष्टी लिपि में है? वो है सहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर फिर आता है फ्रेंड्स 48, पत्थर की प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? वो थे प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्णन अक्षरों से किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य में संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे। अशोक शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजादेशों को पहले विकुटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि। मौर्य साम्राज्य के पेशेवर में उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख एवं अशोक के अधिकांश प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेरा ब्राह्मी में न होकर खरोष्टी में है। ठीक है फ्रेंड, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो स्थान है अनुराधपुर। प्राक अशोक के पूर्व लिपि का पता लगाया जाता है और इसमें अनुराधापुर से चला जाता है। कुछ स्थानों में अभिलेखों के इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिला है जिनके नाम इस प्रकार है: पिपरवा और साहुगरा और महास्थान। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? वो है खरोष्टी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक ने अपने शासनकाल में जिस नाम से उल्लेख किया है वो है प्रियदर्शी। उसने देवनप्रिया अथवा देखने में सुंदरवन, देवनाम, राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया है। अशोक को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक काल के उल्लेख में प्रियदर्शी एवं देवनाथ प्रिय के रूप में कहा गया था? वो था अशोक। क्वेश्चन नंबर हमारा फिर आता है फ्रेंड 62, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस उद्वार मूर्ति शिल्प शिलालेख के अशोक के प्रस्तर के रूप में 7 रानियों अशोक कंगनहाली के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में वेमा नदी के किनारे कंगनहोली बौद्ध धर्म के स्तूप हैं। यहाँ सम्राट अशोक की नारी के साथ प्रस्तर के रूप में उत्कीर्ण किया गया है जिसके नीचे रानियों अशोक लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है मास्की में। अशोक के इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों का ज्ञात होता है और उसके अभी 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्रु, उड़गेला लेखों में व्यक्तिगत नाम से भी मिला है। किस लेख के नाम से नाम उल्लेखित किया गया? वो किया गया मास्की के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अभिलेखों में किस नाम से नाम उल्लेख किया गया? वो किया गया गुर्जरा के नाम से। अशोक के रोमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा एक शिल्प स्तंभ यानी रोमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि के कारण लुम्बिनी ग्राम में भोग कर माफ कर दिया गया और भू राजस्व का 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। गुर्जर लघु शिलालेख में जिसमें अशोक के नाम उल्लेख किया गया वो है मध्य प्रदेश के दंतिया जिला। अशोक का नाम गुर्जर लघु शिलालेख के मध्य दंतिया जिले से स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया था वो है भाब्रू स्तंभ लेख।
कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। सॉरी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है फ्रेंड 71। उत्तराखंड के सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति कहाँ मिलती है? वो मिलती है कालसी में। ठीक। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेखों में मिलता है? वो है फ्रेंड शिलालेख डी। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध में की गई। इस अशोक की विजय अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य एवं घटना में अशोक के रूप में 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में पूर्व में घटित हुई। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के निम्न शिलालेखों के पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता प्रतिमा कौन अभिलेख है? वो है शिलालेख 12। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस शासनकाल ने अपनी प्रजा को इस माध्यम से परामर्श किया था? कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने और दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय को प्रशंसा करने और अपने संप्रदाय में अत्यधिक करने के कारण ये कहा था अशोक ने। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनसे सम्मानित होता है ऑप्शन नंबर सी। दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य चोल, पांड्य, सितपुर, केरलपुर सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। किसी दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, वो है सातवाहन। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने अपना राजनीय संबंध बनाए थे वो था मिस्र। अशोक का समकालीन तंत्र में कहाँ का राजा था? मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों के सीरिया एवं मिस्र के साथ राज्य के संबंध स्थापित किया? मौर्य साम्राज्य ने। अशोक के धर्म के मूल का संदेश क्या है? इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो राजा की प्रति वफादारी, ना शांति हिंसा, ना बड़ों का सम्मान, ना वो है अशोक के धर्म की नैतिक संहिता। अशोक अपने दूसरों और 7वें शिलालेखों के माध्यम से संदेश देता है अपनी वैसे बहुकियाने दयाकाने सोचिए सोचिए मादिये सद्वेचे, अर्थात काम पाप करना, कल्याण करना, दान दया करना, सत्य बोलना और पवित्रता से रहना, स्वभाव मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। निम्नलिखित में से जो अभिलेख के पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि के रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं पर वध थी, तो ये थी स्तंभ लेख 5 में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फिर आता है 83 में क्या फ्रेंड्स? संकट काल का उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश साहोगारा ताम्रपत्र। इसमें गोरखपुर जिले से प्राप्त साहोगारा ताम्रपत्र अभिलेख बगोरा जिले यानी बांग्लादेश से मिले हैं। महास्थान अभिलेख का रचना इसमें प्राकृत भाषा में उन्हें ईसा पूर्व की 3री ब्राह्मी लिपि में अभिलेख के काल के समय में जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर फिर आता अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा। कलिंग दक्षिण भारत में किया जाने वाला स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बात दोनों ठीक है और दोनों का स्पष्टीकरण भी सही है। मौर्यकालीन शासकों ने भू अनुदान नहीं दिया, ये तो ठीक बात है। अनुदान कृषकों को विद्रोह किया था, ये गलत है। ऑप्शन सी निकल के आता। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य राज्यसभा में भेज दिया गया और यूनानी राजदूत इसके पूर्व ओस्ट्रिया छत्तरप राज दरबार में सेल्यूकस के राजदूत में रह चुका है और मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया था। ठीक है फ्रेंड। मेगास्थनीज राजदूत है सेल्यूकस का। ठीक है फ्रेंड्स। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के में। मौर्य साम्राज्य में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।
वो किया गया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, कारीगर, योद्धा एवं निरक्षर, सभासद, मेगास्थनीज एवं भारतीय समाज आदि। क्वेश्चन नंबर 19 आता। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित करता है? वो करता है 7 श्रेणियों में, जो मैंने अभी आपको बताया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? वो थी फ्रेंड्स इसमें मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित किया गया था। वो किया गया था फ्रेंड्स डी मेगास्थनीज द्वारा। मौर्य काल में टैक्सों को छुपाने का दंड दिया जाता था, वो दिया जाता था मृत्यु दंड। क्वेश्चन नंबर 94 है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, वो उसके लिए ऑप्शन निकल गया था ऑप्शन नंबर इंडिका सी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों को मौर्य नगर के प्रशासन में विस्तृत रूप से विवरण मिलता है? वो मिलता है मेगास्थनीज यानी इंडिका। 96 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका का मूल लेखक क्या था? उसका नाम था मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल में जरूरी है? वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता है, जिसका प्रमुख नगर स्मारक मेगास्थनीज पाटलिपुत्र नगर परिषद के 5 सदस्यों एवं 6 समितियों वाला उल्लेख मिलता है। इसमें 3री शताब्दी में जन्म मृत्यु दर के पंजीकरण के कारण हिसाब रखती है। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका द्वारा प्रशासन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मौर्यों ने नरेशों में कौन से कथन सही है उनका विकास किया था? एक तो संस्कृति एवं कला साहित्य, दूसरा था इसमें प्रांतीय विभाजन और हिंदू को यानी सोने के सिक्के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 102 भाग और बलि थे वे थे फ्रेंड्स राजस्व के स्रोत। भाग और बलि प्राचीन भारत के राजस्व स्रोत के अर्थशास्त्र ज्ञात होता है। राजा भूमि का मालिक होता था और भूमि से उत्पन्न उत्पादन में एक भाग अधिकारी का होता था। इस कर को भाग कहा जाता था और इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत थी। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, वो मौर्य किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? वो किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष भूमि अध्यक्ष था, वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रमोनोदय जिले के अधिकारियों को कहा जाता था और शुल्क अध्यक्ष विभिन्न व्यवसाय एवं व्यापार से वसूलता था। अक्रा अध्यक्ष जो होता था वो खानों का नियंत्रण करता था। क्वेश्चन नंबर आ जाता 104 यानी 104। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त होता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था को सीता अध्यक्ष कहा जाता है। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105 मौर्य मंत्री परिषद के में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने का संबंधित था? वो था ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल में सीमा रक्षक सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेशता में कमिश्नरियों का प्रशासक किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारियों के तौल माप का प्रभाधिकारी होता था? वो होता था पोतवाध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी में पोतवाध्यक्ष तौल माप का प्रभाधिकारी होता था। पण्य विभाग का सोनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी होता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मार्ग निर्माण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 108 पांकोदोमोई मौर्य प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला जुर्म था, वो था मंदिरों को गंदा करने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वो था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन में न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में आए थे। वो एक तो धर्मशास्त्र धर्म महामात्र आए थे और एक कंकोट्र शोधन आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 111 है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में राजवंशी इतिहासकारों की वीर गाथाओं का कंठस्थ निम्नलिखित में से किस व्यवसाय द्वारा
किया गया, तो वो किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, मगध के द्वारा। गांवों के शासनकाल में स्वयं पंचायतों के माध्यम से संचालित करने वाली व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? वो किया था फ्रेंड्स द्रविड़ों ने। गांवों के शासन में स्वयं शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी चोल साम्राज्य ने किया था। इस व्यवस्था का गांवों पर प्रशासन होता था। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी का विवाह विच्छेद की अनुमति थी? वो अर्थशास्त्र में बताई गई ये बात। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त की पत्नी के लिए विवाह विच्छेदक की अनुमति दी गई थी, क्योंकि मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पोत के बहुत के समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी का उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं का उसके पति द्वारा त्याग कर सकने का अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। निम्नलिखित में से पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया एक सामाजिक स्तर था। वातीय क्षत्रियों द्वारा विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा भारतीय क्षत्रिय सामाजिक स्तर पर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस किस समय आए थे और इनको बताना है। पहले नंबर पर तो आया था सबसे पहले आया था इनमें मैगस्थनीज के जस्ट बाद आया था इनमें से फायान के बाद आया था इनमें से हेनसांग के बाद लास्ट में इत सिंह आया था। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मैगस्थनीज पर अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र रहा। भारत आने पर उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था और हेनसांग हर्षवर्धन के समय था, और इत सिंह जो आया था 7वीं सदी में भारत आया था। चीनी यात्री थे ये। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 118। अंतिम मौर्य सम्राट था, वो था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कर इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 में इस गद्दी पर बैठा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने नए राज्य की स्थापना की थी। सही है ये। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्णव ने की और उसे राज सिंहासन हत्या लिया था। ये भी ठीक है बात। आंध्र ने कर्णव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया। तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका इवोल्यूशन क्या है? जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्णव शासक सुशर्मा ने अपने आंध्र जातीय एवं भ्रातीय सिंधुक द्वारा मार डाला गया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है ईसवी सन पूर्व की कुछ शताब्दियों की किन शासकों द्वारा गिरनार क्षेत्रों में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया? वो दिया गया था, 2 पर दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। बाकी ना रोमनदेही ने करा था ना महाजनपद में किया था। ठीक है फ्रेंड। ईस्वी में सन के पूर्व शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के गिरनार क्षेत्रों में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील एवं खुदाई तथा अवशेष ने ईस्वी पर 3री शताब्दी इससे नहरें निकली और शक्र छत्रप रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र को एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से किसने किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया था? वो था महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। 123 क्वेश्चन नंबर।
निम्नलिखित में से किसे अशोक का अभिलेख पाया गया? वो पाया गया महाकश्यप रुद्रमन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर की पहाड़ियों में कुल 4 गुफाएं, ये सही बात है। 3 गुफाओं की दीवार में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण, ये भी ठीक बात है। ये अभिलेख गुफाओं को आजीविका में समर्पित होने का उल्लेख है, ये ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन डी अभिलेख छठा ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है। मौर्य मूर्तियों के मणिभद्रा के नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई थी? परखम। मथुरा की मूर्ति कला के प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ था। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की थी। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म एक अभिन्न अंग था। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परख नामक ग्राम प्राप्त होता। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति जिसका संबंध मौर्य काल से हुआ था। मथुरा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा की भारतीय कला जगत में परखन यक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता अगला हमारा 126। 126 में मिलान करना है, स्थान दिए गए हैं और इनमें जो युग्म है वो सुमेलित करना है। जैसे लोथल का सारनाथ लोथल गुजरात में सारनाथ ऐसे करके बताएगा। यहाँ पे वो बताना है एक क्या ये जो फेमस इंसान है वो क्या किन किन से सही सुमेलित है। जैसे लोथल क्या, लोथल एक ये था एंशिएंट डॉकयार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता हमारा सारनाथ, ये भी फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी ठीक है। नालंदा ग्रेट सी, लेकिन ये जो फ्रेंड्स ये जो है ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन निकल के आएगा सी। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही है। परंतु राजगिरी लोयन ऑफ कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इस क्लास में लेक्चर में रिकॉर्ड किए थे 125-26 सवाल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे मौर्योत्तर युग। बने रहिएगा वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।